सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। आपने सुशासन कहा और विकास कहा, लेकिन प्लस हिंदुत्व भी अब बीजेपी के साथ एक जो माहौल बन रहा है वो भी तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हिंदुत्व ये हमारे विचारधारा है और इस विचारधारा के प्रति हमारा एक प्रतिबद्धता है। लेकिन हम राजनीति में हैं, हम प्रशासन अच्छा करने के लिए, सुशासन को स्थापित करने के लिए हम हैं, और राजनीति में हम हैं कि अंतिम व्यक्ति का विकास सुनिश्चित करें। जो हिंदुत्व और भारतीयता की बात हो रही थी, तो भारतीयता का शब्द आप इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम? आप हिंदुस्तान जब कहा है और हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, तो क्यों भारतीय स्थान ही क्यों नहीं कहते? तो कहने वाले हमारे देश में अलग अलग नाम से हमेशा हम पुकारते। देखिए देश की बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव के साथ शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं प्राइमेट। जी हां, आज एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरे देश की नजर है, एक ऐसा मसला जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है देश की राजनीति में। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। पिछले 18 दिनों में 3 बड़ी बैठक होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की। शाम 5 बजे आज ऐलान होना था कि मोदी की टीम के सिपह सलार कौन कौन होंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया, बीतता गया, किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ। संशय उठने लगा, सवाल उठने लगे कि क्या मोदी को लेकर कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया, क्या टीम मेंबर्स को लेकर अभी भी कहीं कोई पसोपेश है। लेकिन देर शाम अनंत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया मोदी की टीम का, उस टीम का जिस पर उन्हें और बीजेपी को पूरा भरोसा है, वो टीम जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का मादा रखती है। क्या है इस टीम में खास, और क्या ये टीम वाकई में बीजेपी को या फिर एनडीए को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी या नहीं, ये मोदी की टीम है या फिर आडवाणी की टीम है। इस तरीके के कई सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब की पड़ताल आज करेंगे प्राइमेट में। टीम मोदी, मिशन 2014 और टीम के तमाम सिपह सलार तैयार। लेकिन जितनी तैयारी दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या उतनी ही तैयार है वो? क्या टीम बनाने से, 20 उप कमेटियां बनाने से, तमाम बड़े लीडर्स को उसमें डालने से बात बन जाएगी, या फिर ये कहीं कोई जादू नहीं है, ये एक मामूली एक्सरसाइज है? इस तरीके की कई चीजें आपके जहन में होगी
और जाकिर खे होनी भी चाहिए। और आज अपने इस पैनल में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस लीडर हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कप्तान सोलंकी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोलंकी साहब। अफजल अब्बास जी हमारे साथ हैं, जेडीयू से हैं और अक्सर ऐसे मसलों पर अपनी राय देते रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अब्बास साहब। शक्ति सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही चैनल वन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे हमारे साथ हैं, अग्निमा जी आपका भी स्वागत। तो चर्चा होना लाजमी है, चूंकि एक ऐसा विषय है जिसका देश को काफी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि 18 दिनों में लगातार बीजेपी एक के बाद एक बैठक कर रही थी। मोदी को लेकर इस देश में एक बड़ा हवा सा क्रिएट हुआ था। तो फाइनली बीजेपी का जो फैसला है, कितना सही कितना गलत है, वाकई में मोदी की टीम है नहीं है। सबसे पहले कप्तान साहब आपसे ही मेरा ये सवाल है, इस टीम को लेकर क्या लगता है आपको, पूरी तैयारी है मिशन 2014 लोकसभा चुनाव की? बहुत 20 समितियों की जो घोषणा हुई है उससे बहुत व्यापक तैयारी के संकेत हैं जी। और इन समितियों को अगर अपन देखेंगे तो इसमें तैयारी की दृष्टि से जितने प्रमुख बिंदु हो सकते हैं सबको सम्मिलित किया गया है जी जी। और जो कैंपेन कमेटी है उस कैंपेन कमेटी के अंदर हमारे तीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, 3 पूर्व महामंत्री हैं, दोनों नेता हैं प्रतिपक्ष के और 3 मुख्यमंत्री हैं और इनके अंतर्गत जितने मुद्दे हो सकते हैं सारे मुद्दों को लेकर के जो समितियां गठित हुई हैं जी। यहाँ तक कि हम तो बूथ केंद्र तक पहुंचे हैं। बूथ केंद्र पर हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बने और सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है और एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की योजना है जिससे भारत आगे किस तरह का भारत बनेगा जी। और एनडीए किस तरह का सपना देखती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का सपना देखती है, इस सब की इसमें योजना है और ये बहुत उत्साहवर्धक समितियां हैं जो आगे देश के अंदर बहुत बड़ा अभियान आप जैसा कह रहे हैं उत्साहवर्धक है और आपके मुताबिक ये पूरी तरीके से एक बैलेंस टीम भी नजर आ रही है। राजीव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। राजीव जी आपको लगता है कि ये जो टीम की घोषणा हुई है बड़ी बैलेंस टीम है, या जितना बीजेपी उत्साह दिखा रही है अपना, वाजिब सी बात है इतना दिखाना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला चाहे कितने दिग्गज आ जाए? देखिए लोकशाही में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने लोग बाग चुनने का अधिकार है जी। बीजेपी ने अपनी टीम चुनी है तो उन्होंने कुछ सोच के चुनी होगी, लेकिन वो ही है कि ढाक के 3 पात, नई बोतल में पुरानी शराब जी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो कि मोदी जी को अंदर से नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री की रेस में कहीं कोई दौड़ भी पाए, बनने की तो बात छोड़ ही दीजिए जी जी जी। दूसरा ये है कि जिस तरह से टीम का ऐलान हो रहा है, जिस तरह से चीजें चलाई जा रही हैं मीडिया में, उससे निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपने आप को थका हुआ और पस्त मान रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह की एक प्रचार चला रही है कि साहब टीम मोदी, टीम फला। आप ये बताइए कि अडवाणी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतना बड़ा काम किया, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, राजनाथ जी, क्या ये कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के? तो इनसे अगर पूछा जाए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट का तो ऐलान नहीं किया ना? नहीं, ऐलान नहीं किया, लेकिन अंदर अंदर सभी कैंडिडेट हैं और इतने कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी में कि एक को चुन नहीं पा रहे हैं जी। और इसीलिए इस टीम से उन्होंने तुष्टीकरण करने का काम किया, सभी कैंप्स का, सभी लोगों को लेकर के तुष्टीकरण करने का काम किया है कि भैया आपके भी आदमी ले लिए, एक्स के भी ले लिए, वाई के भी ले लिए, जेड के भी ले लिए, तो ये करने का काम किया है। दूसरा मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इस टीम में युवा चेहरे कितने हैं? 18 से 40 साल के नौजवान आज देश में करीब करीब 60% वोटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कहां प्रतिनिधित्व दिया इन्होंने? गिने चुने बीजेपी के पास देखिए दिक्कत क्या है बीजेपी की, बीजेपी अपने बारे में आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी जिस तरह से सोच रही है वो जैसे शत्रुमुख सोचता है ना कि गर्दन को अपनी रेत में दे लेता है और सोचता है कि वो सेफ है, वो शत्रुमुर्गी सोच बीजेपी की है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है ना अपनी उन पुरानी रीतियों और परंपराओं से बाहर नहीं निकल पा रही है, जिससे उसे आज उभरते हुए भारत को, आपकी बातों से लग रहा है कि कोई उम्मीद आपको फिलहाल इस टीम के साथ उभरते हुए भारत को और युवा भारत को जिसकी जरूरत है, युवाओं को जो जरूरत है वो नहीं है, उसकी बात। अब्बास साहब आपको भी लग रहा है कि बीजेपी की टीम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई गई है कि चलो अपनी टीम मेंबर्स को थोड़ा उत्साहित कर दें, चलो ऐलान कर दें, चलो कुछ ये कर दें, या नहीं आपको लगता है कि ये वाकई में तैयारी की जा रही है, फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी? सवाल है कि ये उनका आपसी मामला है, बीजेपी है, किसको बनाती है ना बनाती है, उस पर मेरा
मेरा कहने कोई औचित नहीं बनता है। जी जी जी। लेकिन एक राजनीतिक दल के एक हैसियत से मैं भी कहना चाहूंगा, ठीक है, उन्होंने कहा हमारे साथी ने कि अब सबका समावेश होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस से है राजीव त्यागी जी, आप कह रहे हैं हमारे साथी? नहीं, अब जिन्होंने कहा जो अच्छी बात है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब अब साथी कह ही दिया आपने। नहीं, अच्छी बात है, जो बीजेपी का है या जेडीयू का है या कांग्रेस का है, कोई भी का है, जो सच बात है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि ये सारे जितने भी असल में बीजेपी में कोई इंतशार पैदा ना हो, आपस में कोई मतलब क्या कहते हैं रिफ्ट पैदा ना हो, इसलिए सबको लेके इन्होंने टीम बनाई है। हालांकि मैंने भी ढंग से देखा भी नहीं है, तो बाहर से बाहर आ रहा हूं। जी जी जी। और ये उनका आपसी मामला है, इससे मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल रिजल्ट क्या आएगा, वो बात की बात है, और जितना बीजेपी अपने आप को हाय तो लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि छात्र की मेहनत को देख के पता चल जाता है कि परीक्षा में कैसा उसका परिणाम आएगा, तो कुछ तो लग ही रहा होगा आपको। देखिए, सवाल है कि जितना भी कर ले आपके पास जो है, देखिए अब जो भी सरकार बनेगी 2015-14 में, जी। या अभी हमको लगता है एक आध दो और टर्म, हाँ। जब इस देश में कोलेशन गवर्नमेंट बनेगा, आपके पास एलायंस पार्टनर है कहाँ पे कि आप प्रधानमंत्री खाब देखें, और उसका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ, वहाँ कहीं जिक्र भी नहीं है, कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। जेडीयू ऐसी बड़ी पार्टी जो एलायंस पार्टी 17 साल की पुरानी पार्टी, वो अब से अलग हो चुकी है। जी। और जिसके अच्छे खासे 20 से अभी भी प्रेजेंट 20 इसके एमपी है, और आपके पास बचा क्या, शिवसेना है और अकाली दल है और एक आध दो होंगे। वाजपेयी जी की शख्सियत थी जो 25-26 पार्टियों को मिलाकर एक कोलिशन बनाकर सरकार है। वो क्षमता आज के परिवेश में आज में मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नजर नहीं आता है। अच्छा शक्ति जी, क्या होगा फिर, क्या फायदा है अगर जैसा कह रहे हैं अब्बास साहब की, लग नहीं रहा कि बहुत सारे सदस्य हैं। आज हाल में ही उद्धव ठाकरे का भी एक स्टेटमेंट आया कि और भी भरोसेमंद चेहरे हो सकते हैं, उससे पहले जेडीयू ने साथ छोड़ दिया और इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। कमेटियां बनाई गई, मैनिफेस्टो का जिक्र हुआ, तमाम चीजों का हुआ है, ये किसी ने नहीं कहा कि गठबंधन को लेकर कौन एक्टिव रहेगा, कौन इसको देखेगा। देखिए, गठबंधन का जहां तक सवाल है, टीम की बात तो आप नहीं पूछ रही, लेकिन गठबंधन का जहां तक सवाल है, गठबंधन तो चुनाव उपरांत ही तय किए जाएंगे। अगर भाजपा 170 सीट या 200 के आसपास सीट खुद लेकर आती है, तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो शायद आज यूपीए के पार्ट हैं, वो पार्टनर हैं, वो सब पाला बदल सकते हैं। ठीक है, जब ये गठबंधन राजनीति का ये अपनी मजबूरियां हैं या कमियां हैं या जो भी कह सकते हैं आप इसको, तो उस परिस्थिति में तो आने के लिए पहले पार्टी को अपने को तैयार करना पड़ेगा, और उसी तैयारी में भाजपा लगी हुई है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो जो अंदरूनी उनकी जो अपनी आपसी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। और जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, जैसे शाखाएं पहले लगा करती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब तक बनी तब तक पूरे देश में शाखाएं लगती थी, फिर से शाखाएं लगनी शुरू हो गई हैं। तो जो उनके जो बस में है, जो चीजें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि परीक्षा की तैयारी, छात्र की तैयारी से मालूम चलता है कि वो किस तरह का परफॉर्म कर सकता है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये किसी के हाथ में नहीं है, या क्या परिणाम आएगा और कितने सीट वो जीत पाएगी, और उसके बाद कौन उसका कोलिशन पार्टनर बनेगा, ये तो बात 2014 के बाद की है। लेकिन उसके बीच में चुनाव में जो तैयारियां होनी चाहिए, राष्ट्रीय दल के लिए अंदर जिस तरह की चुनावी तैयारी होनी चाहिए, उन तैयारियों को भाजपा करती हुई दिख रही है, और दूसरे पार्टियों में शायद वो अभी दिख नहीं रहा। जी अग्निमा जी, आपका क्या रिएक्शन इस टीम पर, वाकई में मोदी की टीम पे, या फिर क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स हैं इस टीम के वो तब भी थे जब आडवाणी जी की टीम बनी थी, 2009 के समय में भी थे वो, उससे पहले भी थे इनमें से कुछ, तो ये तो फिर से वही है। इसमें मोदी की टीम का क्यों इतना बार बार कहती जा रही थी बीजेपी की, नहीं ये मोदी की टीम है, मोदी की टीम होगी, कुछ खास होगा, कुछ नया होगा, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। वंदना, पहले तो मैं ये कहूं कि बीजेपी तो ये सब कुछ नहीं कह रही थी, मीडिया कह रहा था कि टीम मोदी, ये वास्तव में बीजेपी की अपनी टीम है, और इसको दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है। क्योंकि वो शक्ति जी कह रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। देखिए, उन्होंने बहुत पतले उस पे चल रहे हैं मोदी, क्योंकि अगर किसी को भी, इनके इतने मठाधीश हैं, आप ले लीजिए अभी जो कमेटी में सबसे ऊपर जो रखा है, सारे मठाधीश हैं उसमें, तो उनको सबके ईगो को सेटिस्फाई करना है। नरेंद्र मोदी इस चीज को समझते हैं, अकेले नहीं चल सकते हैं। वो गुजरात में चल गए अलग बात है, लेकिन तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, जिसमें उन्होंने सारे सीएम्स को लिया है, सारे पूर्व अध्यक्षों को लिया है, और जो बाकी के वरिष्ठ नेता, अटल जी का नाम तो लिया है, सभी इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे वरना जो छोटा सा मैं कहूंगी कि ये देखने वाली बात है कि जो कमेटियां बनी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है। अब सबसे बड़ी कमेटी है प्रचार
प्रचार समिति जो बनाई है उसमें सुषमा स्वराज को लिया है, अरुण जेटली को लिया है, अमित शाह का ये मोदी के आदमी है, और चौथा सुधांशु त्रिवेदी जो कि राजनाथ जी के हैं। तो इन सबसे जो कमेटियां में है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है नंबर 1 अगर हम रखें, मैनिफेस्टो ठीक है, बहुत कोई इसमें समस्या नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें समस्या नहीं है, लेकिन प्रचार की जो कमान जो है मोदी तो है ही, लेकिन बाकी 4 को भी उसकी जो सब कमेटी बनाई है उसमें भागीदारी दी गई है। तो बैलेंस बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है, क्योंकि जो गोवा का झंझावत था उसमें सवाल उठे थे बीजेपी की एकजुटता पे, तो अब वो थोड़ी जो लहरें आई थी झंझावत की उसको थोड़ा हल्के करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निमा जी, इस बीच कुमार सत्यवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सत्यवीर, आप फिलहाल हमें बताएं, काफी समय लगा, बहुत इंतजार करना पड़ा इस टीम के ऐलान के लिए, क्या कुछ रिएक्शन इस पर? जी बिल्कुल, देखिए काफी देर लगी इस भले ही इस टीम के ऐलान करने में, लेकिन लगातार जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करने को लेकर लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। बड़े पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं विवाद है नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करने को लेकर, तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। तमाम जो लोग हैं वो एक तरीके से पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो तमाम जो इलेक्शन कैंपेन के जो मेंबर्स हैं वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के अंडर काम करेंगे, नरेंद्र मोदी की कप्तानी में काम करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं आपको अहम बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो 2 ऐसी समितियां हैं जिनमें अमित शाह को शामिल किया गया है। उसके बाद जो सब तमाम वरुण गांधी का नाम जो सामने आ रहा था, वरुण गांधी को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। दोनों सदनों के नेता कुमार सत्यवीर, स्मृति ईरानी के नाम को लेकर भी काफी चर्चा थी, लेकिन कहीं उनका जिक्र नहीं हुआ टीम में। देखिए, स्मृति ईरानी को यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जो एक समिति बनाई गई है जिसमें नुक्कड़ नाटक और अन्य जो चीजें करके लोगों को जोड़ने की जो यहाँ पर प्रक्रिया पार्टी करेगी, उसमें स्मृति ईरानी का यहाँ पर नाम है। तमाम जो अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो जिस फील्ड में माहिर माने जाते हैं उनकी हर एक जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। अलग अलग जितने यहाँ पर जो नाम थे बड़े बड़े, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगर राजीव प्रताप रूडी की यहाँ पर बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं जो एक एलीट क्लास माना जाता है, सीए का, वकील का, जो तमाम लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं दूर दूर, उन्हें यहाँ पर पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो तमाम एक जो पूरी तैयारी है पार्टी की, बिल्कुल तैयारी पार्टी के हिसाब से बड़ी दुरुस्त है, लेकिन आखिरकार क्या होगा इलेक्शन के समय में ये अभी नहीं कहा जा सकता। आप हमारे साथ बने रहिए। सोलंकी साहब लगातार हमारे साथ हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। कप्तान साहब, जैसा जिक्र किया जा रहा था, बार बार ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें मोदी जी को रिपोर्ट करना पड़े। ये बात सच है क्या? इसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी भी हुई, अनंत कुमार साहब राजनाथ सिंह से मिलने भी पहुंचे। ये कितनी सच है, कितनी झूठ, वो फिलहाल हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, ये सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का ढंग है उस पर अगर हम विचार करेंगे तो ये जितनी बातें कही जा रही हैं वो सारी की सारी बातें सही नहीं है, ये सब अटकलें हैं। वास्तव में तो ये टीम जो है मोदी जी की नहीं है, ये टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समग्र ताकत, जहां जहां विशेषज्ञ उसके हो सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों को, उनमें ध्यान में रख करके ये टीम बनाई है। मोदी जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और कैंपेन कमेटी के अंदर भी जो 9 लोग लिए गए हैं वो भी सब पद के हिसाब से लिए गए हैं। अन्य जो कमेटी है उसके अंदर भी जो कुछ रचना की गई है वो रचना विशेषज्ञों के आधार पर की गई है, जिसको जितनी जानकारी है उसके आधार पर उन सबका उपयोग किया गया है। ये जो कहा जा रहा है कि अमित शाह मोदी जी के व्यक्ति हैं और सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 20 से 14 के चुनाव की दृष्टि से जितनी अच्छी रचना हो सकती थी वो सारी की सारी रचना उन्होंने की है और इसमें कोई देरी नहीं हुई है। अपने देश के अंदर जितनी भी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस भी इतनी सारी रचना अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रचना की है वो एक नंबर की रचना है और इसमें कोई देर नहीं लगी है। इतना बड़ा होमवर्क जब आप करेंगे, पूरी तैयारी के कांग्रेस पार्टी अभी उतना नहीं कर पाई है, इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं। मेरे साथ राजीव त्यागी साहब हैं कांग्रेस से। राजीव जी, आप इसका जवाब दें, क्या वाकई में आप लोगों ने भी इतनी चुस्त दुरुस्त तैयारी नहीं की? सोलंकी साहब, आपके संज्ञान में मैं बता दूं आपको कि आज से 1 महीने पहले हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को डिक्लेयर कर चुके हैं, आपसे 1 महीने पहले। इससे पहले हम प्रचार प्रसार समितियां और जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन की समितियां हैं आज से करीब 2-2.5 महीने पहले डिक्लेयर कर चुके हैं सब चीज़ों को। तो आपसे तो हम 2 कदम आगे हैं इन सब डिक्लेरेशंस में।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये कहना कि हम लोगों ने बहुत चुस्त दुरुस्त टीम दी है और हम लोग 2014 को मद्देनजर के सारे काम कर रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा आपको, मैं आपको वे बैक 92 में ले जाना चाहूंगा, जिस वक्त हिंदुत्व पीक पे था और अडवाणी जी रथ यात्राएं कर रहे थे। ये मुद्दा राजीव साहब बहुत इंटरेस्टिंग और मैं नहीं चाहती कि इसमें आपको इंटरफेयर किया जाए, इसलिए मुझे लगता है पहले हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे होनहार गेस्ट लगातार मौजूद हैं। ब्रेक से पहले राजीव त्यागी जी कुछ बता रहे थे। राजीव जी, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें। जी, मैंने कहा था कि मैं आपको वे बैक 92 में ले जाना चाहता हूं, 90 के दशक में। उसके बाद 90 के बाद हम लोग बात करेंगे, 2004 की बात करेंगे। 92 में जब हिंदुत्व पीक पे था और अडवाणी जी रथ यात्राएं कर रहे थे और राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में ना आकर के गठबंधन की सरकार बना करके उन्होंने सरकार चलाई जी। और सबसे बड़ी बात जो उसमें देखने को मिली, उसमें मिली कि स्कैटर्ड रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हर राज्य में सीटें नहीं मिली थी, हर राज्य में बहुमत नहीं मिला था, और हर राज्य में उसको सीटों के लिए, कुछ राज्यों में ऐसे भी दक्षिण के जहां पे उनको सीटों के लिए तरसना पड़ा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के बहुत सारे राज्यों से नाराज है। देखिए कर्नाटका में जो हुआ, अभी बूथ कमेटी की बात चल रही थी, तो बूथ कमेटी कर्नाटका में भी रही होगी। तो बूथ कमेटी जब बीजेपी कर्नाटका में भी थी, उसके बाद कांग्रेस जीत के आती है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चीजें बहुत हावी रहती है उस तरह के चुनाव में। लेकिन 2004 में जब इंडिया शाइन कर रहा था और इंडिया आगे बढ़ रहा था, और शाइनिंग इंडिया में हमने देखा जब मीडिया का भी बहुत बड़ा वर्ग ये कयास लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, तो 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। आवाम को पढ़ना, आवाम के साथ रहना, आवाम को जानना। हम लोग 125-126 साल पुरानी पार्टी है, हम लोग जानते हैं कि आवाम को कैसे पढ़ा जाता है। आवाम तो आपको लगता है बीजेपी को आवाम को पढ़ना नहीं आता? वो जनता की मंशा को भाप नहीं पाती है? बिल्कुल नहीं भाप पाती। देखिए अभी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भगवान राम को नहीं भाप पाए जी, हम लोग जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, सबके अपने अपने इष्ट होंगे। जब हम अपने इष्ट को ऊपर से तो मंत्र पढ़ते रहे, अंदर से कहते रहे कि देखिए साहब आप करोगे काम तो हम आपको इष्ट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इस भावना से अगर आप रहेंगे तो इष्ट आपको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान राम उनको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि कभी तो कहते हैं राम मंदिर हमारा मुद्दा है साहब। फिर उसके बाद जब सरकार में आने वाली बात होगी तो ये कहेंगे कि उसके चुनाव वाली बात होगी तो कहेंगे साहब राम मंदिर हमारा मुद्दा है। जब चुनाव निकल जाएंगे, राम मंदिर तो हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा था। तो इस तरह की चीजें से जनता समझ चुकी है। जनता को इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। सोलंकी जी, राजीव जी साफ कह रहे हैं कि हमें तो मूड भापना आता है, हम तो बहुत लंबे साल से शासन कर रहे हैं, हमें शासन करने के तौर तरीके आते हैं, तो क्या बीजेपी को नहीं आते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लंबे समय से शासन कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। जनसंघ बाद में आया है, भारतीय जनता पार्टी बाद में आई है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज जब 21वीं शताब्दी में जो हम जा रहे हैं, 2014 के इलेक्शन में जा रहे हैं, तब कांग्रेस की क्या स्थिति है? जो स्थिति उनकी यूपीए 1 की थी वो यूपीए 2 की नहीं है।
आज उनके ये घटक दल क्या कर रहे हैं, उनको फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश लाना पड़ा है, उनके घटक दल ही तैयार नहीं है। ये सारी स्थिति कांग्रेस के साथ हो रही है। और देखिए जो ये विकास की बात कर रहे हैं, तो भारतवर्ष के विकास के बारे में हम क्या कहें। आप महंगाई को देखिए, आप भ्रष्टाचार को देखिए, आप विकास दर को देखिए। एनडीए के समय में विकास दर 8.2 थी। आज खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 4.5 से ऊपर नहीं जा सकते, उनकी विकास दर 4 पर आ गई। लेकिन सोलंकी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि हालात तब भी एनडीए से बेहतर हैं। बेशक हमारी अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है। ये वो कह रहे हैं, लेकिन इस आर्थिक विश्लेषण अगर आप करेंगे तो कैसे बेहतर है। आज रुपए की हालत क्या है, आप रुपए का अवमूल्यन देखिए ना। अब तक के पूरे इतिहास में कभी भी रुपया और डॉलर की कीमत जो है 60 रुपए से ऊपर कभी नहीं गई। आज वो 60 रुपए से ऊपर जा रही है। ये किसी चीज को नियंत्रित नहीं करवा पा रहे हैं। सोलंकी साहब, ये सारी की सारी बातें जनता जानती है। और क्योंकि सारी बातें जनता जानती है, इसलिए जनता की निगाह में नरेंद्र मोदी है कि एक दृढ़ निश्चय वाला कोई व्यक्ति, और जो कोई विकास के बारे में जो मसीहा जिसने कोई मॉडल बताया है, इसलिए तो नरेंद्र मोदी की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है और जनता का ध्यान जा रहा है। बीजेपी का ध्यान तो बाद में गया है। सोलंकी साहब, एक तो मैं आपको जो इकोनॉमी पे आपने टिप्पणी की उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। आपके संज्ञान में कुछ चीजें होनी चाहिए जब आप बहस में जाएं। बेसिकली 2008 में पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन का दौर आया, जिसकी वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। बहुत सारे देश बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गए। यूरोप के बहुत सारे देश, यूरोप के वो देश जो बहुत उन्नत देश थे, विकसित देश थे, वो लोग बैंकरप्सी के कगार पे आ गए। यूरोपियन यूनियन को उनके कर्जे तक माफ करने पड़े। आज ही मीडिया में एक न्यूज थी, मैं देख रहा था कि अमेरिका में कोई कंपनी बैंकरप्ट हुई है। आज की न्यूज में बता रहा हूं। अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्ट होने का काम हुआ, लेकिन थैंक्स टू मनमोहन सिंह और उनकी नीतियों को कि 2008 की उस रिसेशन को, 2008 की उस मंदी को कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो अनर्थशास्त्री हैं। एक मिनट, जी नहीं, आप बोलिए। देखिए, मोदी जी पे भी टिप्पणी करूंगा। उनकी नीतियों की वजह से हम लोग आज हमारा एक भी बैंक बैंकरप्ट नहीं हुआ, एक भी हमारी कंपनी जो है बैंकरप्ट नहीं हुई। हमारे जितने भी बड़े बड़े उद्योग समूह हैं, आज वो लोग एक्विजिशन करने का काम कर रहे हैं पूरे विश्व में। हालात तो हमारे भी कोई बहुत मैं जानता हूं। देखिए ऐसा है, जब WTO लागू हुआ था तो पूरे विश्व को एक सांचे में डाल दिया गया था। जब पूरे विश्व में 10 देशों पे दिक्कत आती है तो 11वां देश उससे अछूता नहीं रह सकता। ये तो इकोनॉमिक की स्थिति हो गई। वो जवाब दे देंगे। रही बात मोदी जी की, कि मोदी जी अनर्थशास्त्री कहते हैं, तो उन फेकू माशे से मैं कहना चाहूंगा जो फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चाहते हैं कि अपना ऐसी चीज फेंक दी जाए कि जिससे वो चल जाए। तो उन्होंने उत्तराखंड में कहा था कि मैं 15,000 आदमी एक ही दिन में अपने हेलीकॉप्टर से लेकर के आ गया था। तो ये फेंकू भाषा को मैं कहना चाहूंगा कि जनता समझ चुकी है, जनता सब माइनटली वॉच कर रही है। ऐसी बातें ना कहें जिससे कि देश की गरिमा को नुकसान हो। उन्होंने पीछे एक अमेरिका के NRIs को बहुत एक सम्मेलन किया था और उसमें भी उन्होंने ऐसी अनर्थकारी टिप्पणी करने का काम किया था। जब पूरा विश्व देखता है तो भारत की छवि उसमें नहीं, आपने कांग्रेस का पक्ष बहुत अच्छे से रख दिया। अग्निमा जी, मुझे लगता है आपको कुछ कहना चाहिए। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि यूपीए 2 में बिल्कुल सरकार बहुत अच्छे से चली, उनकी आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी से रही, ऐसा कहीं नहीं है। जो देश का सर्विस सेक्टर और कृषि का जो था और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था, उसके बलबूते हमारी जो इकोनॉमी है वो बची हुई है। परमाणु जब बीजेपी ने जब परमाणु विस्फोट किया था तब भी सैंक्शन लग गए थे, तो आप मानिए कि लगभग स्थिति उसी तरह की थी। तब स्थिति आप देखिए 8 पॉइंट में, यहाँ कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, स्थिति की कांग्रेस को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों पे कदम उठाने चाहिए थे, सही वक्त पर वो नहीं उठाए। आज FDI 5 साल बाद FDI की बात कर रहे हैं। उस FDI से पहले भी कौन सा बहुत फायदा हुआ, और उससे पहले ही कंपनी विड्रॉ कर रही हैं। उससे पहले भी जब देश के उद्यमी ही अपनी नीतियों पे, आर्थिक नीतियों पे भरोसा नहीं, आप विदेश से कैसे लेके आएंगे? देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं लग रही, सच हम विड्रॉ कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है। और कांग्रेस जैसा अभी इन्होंने शत्रुमुख का उदाहरण दिया, बीजेपी कांग्रेस को भी शत्रुमुख की तरह बिल्कुल एकदम निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है यूपीए 2 में। अपनी गलतियां शायद वो सुधार लेंगे तो शायद बीजेपी कुछ बिल्कुल। अग्निमा जी, जो आपने कहा, जो राजीव जी कह रहे हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की ये जो नई टीम है वो इस तरीके की चुनौतियों से पार पा पाएगी या महज एक छलावा भर रह जाएगी? चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवाद को। पापा ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है टीम मोदी पर। हमारे सभी होनहार मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा में। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कप्तान सिंह सोलंकी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ हैं बीजेपी से, अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह वरिष्ठ पत्रकार के हैं, अब्दिमा दुबे पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज के हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता कुमार सत्यवीर लगातार हमारे साथ हैं। शक्ति जी, बहुत सी खामियां जो हैं वो कांग्रेस की उजागर हो गई जैसा सोलंकी साहब ने कहा, और बहुत सारी जो अच्छी चीजें इस दौरान रही वो बता दी राजीव त्यागी जी ने। आपको लगता है कि तमाम जो समस्याएं पिछले 10 साल से लोग भुगत रहे हैं या झेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं और ये किसी से छुपी नहीं है, चाहे घोटालों की बात हो, महंगाई की बात हो, करप्शन की बात हो, लोकपाल बिल को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, सरकार ने जो उसमें चेंजेस किए, तमाम इस तरीके के मसले, बीजेपी की ये टीम इतनी परिपक्व या इतनी तैयार है कि वो पहले तो उसे किसी भी तरह सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी, और अगर पहुंचा दे तो जनता के मूड को भाप कर उसी तरीके से बेहतर इन चुनौतियों से लड़ पाएगी या नहीं?
देखिए, चुनौतियों का जहां तक सवाल है जी, तो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो 9 साल के कांग्रेस के शासन जी की नाकामियों को वो जनता तक किस तरह से पहुंचा पाती है, जी जी, और उसी के लिए ये प्रयास चल रहे हैं जी, और इसमें तमाम जो गुट हैं या भाजपा के अंदर के जो गुटबाजी है उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जी जी। लेकिन जो सबसे बड़ा विरोधाभास जो सामने देखने को आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना देने के बाद जी, जो भाजपा का जो अंतर विरोध है जी, कि नरेंद्र मोदी ठीक है पिछले 3 टर्म से गुजरात के सीएम जरूर हैं, लेकिन उनसे कई बड़े कद्दावर नेता भाजपा के अंदर मौजूद हैं और जो सक्रिय राजनीति में हैं। तो ये बड़ा अव्यवहारिक सा एक माने ताना बाना बन गया है और ये हरेक मूव पर भाजपा को 2014 से पहले इसका सामना करना पड़ेगा कि एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं उनके नेतृत्व में कैसे वो चुनाव लड़ेगी। इस विरोधाभास से भाजपा को रूबरू होना पड़ेगा और ये इतना विकट और जो समस्या है भाजपा के लिए कि शायद भाजपा की बहुत सारी जो ऊर्जा है जो वहां जो लोग जो नेतृत्व है उनकी जो ऊर्जा है इसको ही संभालने में लग जाएगा और पता नहीं वो कितना कांग्रेस का विरोध कर पाएंगे और कांग्रेस के कुशासन को या जो कांग्रेस की नाकामियां हैं या नीतिगत जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस से उनको जनता तक पहुंचा पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसमें आपको संदेह। कुमार सत्यवीर, आप जरा हमें बताएं, चूंकि ये जो संदेश शक्ति से जाहिर कर रहे हैं, आप लगातार तमाम जो डेवलपमेंट है बीजेपी की आप देखते आए हैं, कवरेज करते आए हैं, मोदी जी को लेकर वाकई ये सवाल बार बार पूछा गया कि एक आदमी जो गुजरात तक सीमित था उसे देश की कमान, देश की बागडोर इस तरीके से सौंपी जा रही है मानो उसे बहुत सा अनुभव हो, वो बीजेपी को संभालते आए हों, तमाम विरोधाभासों के बावजूद वो उनका जो पद है और जो कद है वो बरकरार भी और बढ़ता भी जा रहा है। उसमें बंदना जी एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि भाजपा की मजबूरी आज ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी के अलावा उनके पास कोई क्राउड पुलर नहीं है, कोई ग्रास रूट लेवल का ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पूरी पार्टी को खींच सके और राष्ट्रीय राजनीति में वो कहीं लाकर खड़ा कर सके। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जरूरी है, भाजपा का जो वोटर है, जो भाजपा का जो कैडर है उसके वो प्रथम चॉइस है, लेकिन भारतीय जो भाजपा की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर एक जो विरोधाभास है जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि कैसे नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू जैसे लोग अरुण उनको रिपोर्ट करेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे, ये वाकई में बड़ी चुनौती है। जी जी, कुमार सत्यवीर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये पहली बार पार्टी में हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई और व्यक्ति पार्टी में आता है और उसे चुनाव अभियान की कमान सौंप दी जाती है। पहली बार ऐसा पार्टी में हुआ है, क्योंकि पहले अक्सर जब भी पार्टी चुनाव में उतरती थी, चाहे 2009 की बात करें, 4 की बात करें, तो जो चुनाव अभियान को आगे लेकर चलता था वो अक्सर पार्टी का अध्यक्ष ही होता था। लेकिन यहाँ पर पहली बार हुआ है, जो सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है, जिस तरीके से जनता में उन्होंने जगह बनाई है, गुजरात का मॉडल लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से नाम उन्होंने कमाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में लगातार चर्चा हुई है। पहले आपने देखा कि विरोध भी हुआ नरेंद्र मोदी का काफी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई, आरएसएस की तरफ से हरी झंडी दी गई, उसके बाद यहां पर पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया। तो ये कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लगातार जिस तरीके से लोकप्रियता हासिल की है, उसी का यह नतीजा यहां पर देखने को मिला है, जो सीधे तौर पर पार्टी ने अपनी चुनाव अभियान समिति। अब्बास साहब, आपको भी ये लगता है कि ये जो दिक्कत है ये बार बार होगी कि आखिरकार वो बड़े और कद्दावर नेता जो अरसे से बीजेपी में लगे हुए हैं? देखिए, मैं फसाहट की बात करना चाहता हूँ। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आ गई है कि भाजपा ने ये बिल्कुल सही कहा कि 9 साल दूसरा टर्म अगर है यूपीए 1 यूपीए 2, यूपीए 1 यूपीए 2 में जितने भी कामात हुए हैं, जितने भी घोटाले हुए हैं, जितनी महंगाई बढ़ी है, इससे किसी हिंदुस्तान के 130-25-20 करोड़ जो भी आबादी है सब लोग जानते हैं। आज जरूरत थी भाजपा को कि ये कोलेशन बना के इस पे अटैक करने के लिए और ये वोट को पोलराइज करने की जरूरत थी। लेकिन हुआ ये क्या कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा एकदम केंद्रित लोग हो गए कि नरेंद्र मोदी ही चाहेंगे तो पूरे बीजेपी का काया पलट कर देंगे और कांग्रेस हाशिए पर चली जाएगी, हम फुल मेजोरिटी। नहीं, तो इसका कारण क्या है? मैं बता रहा हूं, बस सुनिए। और इसी बहाने ये लोग चाहते हैं कि हिंदू सेंटीमेंट को उभार के हम दोबारा जो अडवाणी जी के टाइम में 182 सीट आता है उससे ज्यादा ला रहे, लेकिन मुझे नजर नहीं आता है। नंबर 1। नंबर 2 सवाल है कि अब ये
जाहिर सी बात है हर राजनीति में हो या घर में हो, बड़े छोटे की एक तमीज होती है। जी। छोटा अगर हमें बड़े को डिक्टेट करना शुरू करे तो वहां से अपने आप को एक सफोकेशन फील होगा। और जाहिर सी बात है ये आज या कल अखबारों में जैसे मीडिया के माध्यम से ये आया जरूर हो जाएगा, लोग सामने पढ़ लेंगे और ये बहुत बड़ी भाजपा के लिए घातक साबित होगा अगर इस तरह की अंतकला जारी रही तो। जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आज न कल ये जाहिर होना ही है, क्योंकि मोदी गुजरात से आगे निकले नहीं है। सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह हो, अडवाणी साहब हो, राष्ट्रीय छवि वाले राष्ट्रीय छवि के लोग पूरे हर स्टेट के कल्चर को, हर स्टेट के भाषा को जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ गुजरात के दायरे में ही सीमित है। त्यागी जी भी आपके साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे की नुमाइंदगी करे, मुझे ऐसा लगता नहीं है जी जिनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, अब आप त्यागी साहब आप कहें, क्योंकि विश्वास बिल्कुल नहीं है अब्बास साहब को, उन्हें लगता है कि अगर कुछ हुआ आगे ऐसा तो बहुत अच्छा कुछ नहीं होने वाला, हर्ष जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए, एक मीडिया में एक बहस है गुजरात का विकास मॉडल। जी, क्या दिल्ली का विकास मॉडल नहीं है? क्या आप कांग्रेस के लोग नहीं, कांग्रेस ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सुन लीजिए शक्ति जी को भी सुन लेते हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने पार्टी ने जो दिल्ली शीला दीक्षित को बड़ी इमेज के तौर पर नहीं किया और नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आंतरिक लोकतंत्र उसका मजबूत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मॉडल को तायद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। जी। हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से लाखों की संख्या में लोग बाग देख रहे हैं। राजनीतिक लोग बाग यदि सच को सच नहीं कहेंगे तो लोग बाग जिस तरह से विश्वास नहीं कर रहे उन पे आगे भी नहीं करेंगे जी। क्या मोदी जी को ही सिर्फ विकास पुरुष कहा जाएगा? क्या शीला दीक्षित जी को नहीं कहा जाएगा? नहीं तो आप शीला दीक्षित को उस तरीके का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, और आप दे भी नहीं सकते, आपकी पार्टी की अपनी बाध्यता है। आज से मैंने बोलना शुरू किया तो लोग बोलेंगे। जी लगता है। जब भी शुरुआत हो जाए किसी चीज की राजनीति में, जब भी शुरुआत हो जाए वो बढ़िया होती है। क्या बिहार में विकास नहीं हुआ? कुछ बताइए, बिहार में विकास नहीं हुआ? क्या राजस्थान में विकास नहीं हुआ? क्या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने विकास नहीं किया? ये देखिए ऐसा है तो आप इन लोगों को राष्ट्रीय मंच पर क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का अभाव है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से अडवाणी जी को नकार करके जबकि अडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था, जी। उनको नकार करके मॉडरेट और सेकुलर हिंदू के नाम पर अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जी। वही सब चीजें भी अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आसपास पहुंचती है, या गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, गठबंधन में तो उसको किसी से विश्वास नहीं है। उन्होंने जब 17 साल पुरानी दोस्ती नीतीश कुमार जी से क्या तोड़ दी, जो नीतीश कुमार जी उनको भारतीय जनता पार्टी को जीवित करके रखे रहे बिहार में, जिन नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास करने का काम किया, उन नीतीश कुमार जी को जब उन्होंने छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उदाहरण ऐसे जिन्होंने कभी भी ईमानदारी से अपने साथियों के साथ बिल्कुल। मुझे लगता है त्यागी जी इस पर अग्निमा जी को भी सुन लेना चाहिए, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी नहीं, पहला तो मेरा अपना ये विचार है कि कोई सीएम है और वो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता, ये कहना मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। ये कुतर्क होता है, ये एक आपको आर्गुमेंट देने के लिए, किसी व्यक्ति को बताने के लिए कुतर्क मैं इसको मानती हूँ। नहीं, आप लोग कह रहे हैं ना कि वो अपने गुजरात तक सीमित है, तो मैं या उसके अलावा जिसमें भी कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया। अब बिहार में एक हाशिए पे है वो। बिहार में नीतीश कुमार इच्छा रखते हैं, मुलायम सिंह इच्छा रखते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकते? नहीं, मैं नहीं। अब बाजी, ये मेरा मानना है, अपना विचार है कि कोई अगर सीएम है वो प्रधानमंत्री ठीक से नहीं बन सकता है और काम नहीं कर सकता। मैं मोदी की बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो ये एक अपने आप में मैं इसको कुतर्क मानती हूँ। मैं जोड़ना चाहूंगा, लेकिन आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। नहीं, मैं की बात कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी को लेकर शीर्ष नेता की बात नहीं। सोलंकी साहब जो है वो हमारी इस चर्चा में बड़ा अहम रोल यहाँ पर अदा कर सकते हैं। सोलंकी साहब, क्या शीर्ष नेता नहीं है नरेंद्र मोदी और दूसरे जो आपके बड़े नेता हैं वो अब उनको रिपोर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा इनडिसेंट सा लग रहा है दूसरी राजनीतिक पार्टियों को?
और ऐसा लग रहा है कि कहीं मतभेद होंगे। दोनों चीजें अलग अलग है। घबरा रहे हैं एक्चुअली, दिक्कत ये है कोई नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि कौन घबरा रहा है? अडवाणी ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके आप घबरा रही हैं? नहीं नहीं, आप घबरा रही मोदी, आप घबरा रहे मोदी से, आप घबरा रहे, कोई नहीं घबरा। कोई मोदी से घबराना होता तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत में गठबंधन तोड़ते नहीं। 2009 में अडवाणी फ्लॉप हो चुके हैं, आप अडवाणी जी का बार बार नाम ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा फ्लॉप हो जाए। आप मोदी जी को कैसे आप ये बताइए, और 17 साल तक तो आप दोनों लोग अलबैया कर रहे थे, और आज क्या हो गया? नरेंद्र मोदी साहब क्यों? जवाब दूंगा, बस साहब मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, अरे अब्बास जी मेरे को पूरा करने दीजिए, एक छोटी सी बात है। आपने कहा कि बीजेपी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं होता। अब नीतीश जी नहीं नीतीश ने शरद यादव के साथ क्या करते हैं, इसका भी आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल किस तरह का व्यवहार है आपको पता है, कि हर डिसीजन वही करते हैं, केवल प्रेस नोट उनको दे दिया जाता है फैक्स करके, वो उस पर साइन करते हैं। तो चलिए तब इसका मतलब तस्लीम कर रही है ना कि बीजेपी में ऐसा होता, मान ली थोड़ी नहीं, वो ये कह रही है अब्बास साहब, वो ये कह रही है कि आपकी अपनी पार्टी में जब ये हाल है तो दूसरी पार्टी पे कम से कम मैं नहीं कह रही इस पे, मैंने आपको सवाल के जवाब मुझे लगता है सोलंकी साहब से पूछ लीजिए। 17 भाई साहब का जवाब है, 17 साल के गठबंधन की बात क्या थी? आप ये बताइए, हमारे 3 अहम मुद्दे थे, इसमें सवाल था कि ये गठबंधन उसी शर्त पर रहेगा जब तक इसको मानते रहेगा। वो जब जाकर हो चुका है कि आपके मुद्दों पर जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाया, भटकना शक्ति जी ठीक नहीं होगा। सोलंकी साहब की राय हम इस पर लेते हैं। सोलंकी साहब, जैसा मोदी जी को लेकर बार बार कहा जा रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई में इतना ज्यादा विरोधाभास है? नहीं, देखिए एक बात का विचार करिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन एक अलग चीज है जी, और सत्ता अलग चीज है जी। हम संगठन और सत्ता को अलग करते हैं जी। जो संगठन के मुखिया हैं वो संगठन के मुखिया रहेंगे जी, और संगठन और सत्ता की जब आप तुलना करेंगे तो संगठन हमेशा सर्वोपरि होता है जी, सत्ता गौण होती है जी, और इसलिए जिनकी जिम्मेदारी संगठन के अंदर है वो हमेशा हमारे शीर्ष नेता ही रहेंगे। तो ये भी तो संगठन का ही मामला है सोलंकी साहब, जो अध्यक्ष बनाया आपने प्रचार कमेटी का, ये भी तो संगठन का ही मामला है, ये कहां सत्ता का मामला आ गया? आप हमारी बात को समझिए, संगठन और सत्ता को हम अलग अलग कर रहे हैं और हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, सत्ता जो है उसके नीचे आती है। जैसे राष्ट्र सर्वोपरि है, राज्य बाद में आता है, ये समाज सर्वोपरि है, राजनीतिक पार्टी बाद में आती है। आपसे आप इस सीक्वेंस को तो समझो। नहीं, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं आपसे, और इसलिए संगठन के अंदर जो लोग हैं वो हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। जी जी, संगठन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय शीर्ष पे हैं, वो गौण हो जाएं, आपके जो जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं वो गौण हो जाएं, और नरेंद्र मोदी अध्यक्ष आप कह रहे हो गौण हो जाए, और वो आप कह रहे हो कैसे काम करेंगे आप? लगी ऐसा रहा है कि अरे देखिए, आप बात तो सुनिए, हम लोग को था तो आप नहीं बोला, आप बात तो सुनिए, क्यों बोल रहे हैं? यही तो था ना जी। त्यागी जी, आप कहें। आप बात तो सुनिए, मेरी विषय तो मुझे रखने दीजिए। जी जी जी। देखिए, संगठन ये हमेशा सर्वोपरि होता है जी। मैंने तो कई उदाहरण दिए ना आपको, संगठन और सत्ता का उदाहरण दिया, राष्ट्र और राज्य का उदाहरण दिया, समाज और राजनीतिक पार्टी का उदाहरण दिया। ये विरोधाभास तो संगठन में ही है ना। ये पूरी बात कहने दीजिए मुझे। कहने दीजिए। आपको बात सुनने का धीरज नहीं है। कहिए। और इसलिए संगठन हमेशा सर्वोपरि रहेगा। आज नरेंद्र मोदी हमारे माननीय अडवाणी जी के अंदर ही काम करेंगे। ये पार्लियामेंट बोर्ड सर्वोपरि रहेगा, ये पार्लियामेंट बोर्ड के अंडर ये कैंपेन कमेटी काम करेगी जी। और इसलिए ये जो हमारी रचना है, इस रचना के अंदर हमने दुबे आपसे कुछ पूछना चाह रही है। मैं सोलंकी जी की जो बात है वही बात है कि जो एक पतली सी रेखा जो थी वो उसको खींचने की कोशिश है कि बीजेपी का अगर हम संगठन की वो देखें, जो कि सोलंकी जी कह रहे हैं कि उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे ऊपर है जिसमें सारे शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन बाद में जो एक उन्होंने बहुत बैलेंस बनाने की जो कोशिश दिखी है बीजेपी में कि जो एक कमेटी बनाई है, जैसे कि सोलंकी जी कह रहे हैं, वो उसके अंडर में ही है, उसके अंडर में बाकी कमेटियां हैं और बाकी सीएम तो हर के ईगो को सेटिस्फाई करने की यहाँ पे बीजेपी ने कोशिश जरूर करी है आगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह के मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था कि ईगो मठाधीश हैं बीजेपी के, जैसे कि सब नाम ले रहे हैं कि ये क्यों नहीं। अडवाणी जी ने आपने देखा किस तरह का दाव चला, पार्टी की एकदम पूरी फजीयत कर दी, मतलब जिसे कहते हैं कि इतने अगर योग थे तो उनको सारा सार्वजनिक रूप से वो क्यों गए
चीजों पे, तो पार्टी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजों से आगे निकलना होगा। 2009 में अडवाणी जी विफल हो चुके हैं और पार्टी के पास ना सुषमा जी इतना क्राउड पुलर हैं, ना जेटली जी क्राउड पुलर हैं, ना मोदी जी की वो पिलर है। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा ना, वरना तभी हम बहस कर रहे हैं मोदी जी पे। हम किसी दूसरे नाम पे क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? नहीं, वही हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी विकल्प के तौर पर मोदी जी ही एक ऐसा पिलर है? और वो है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में घोषित होंगे जी या नहीं, या कब होंगे, या शक्ति जी आप जो बार बार सवाल कर रहे थे सोलंकी जी से, मैं चाहूंगी आप बड़े स्पष्ट लहजे से करें ताकि हम दो टूक जवाब। उनका जवाब आ गया, उनका जवाब आ गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन जो उसके बाद जो आप इसमें जो आप उसमें स्ट्रीम देते हैं, जो आप जो धारा निकालते हैं कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, उसमें जितने भी पूर्व आपके अध्यक्ष होते हैं या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो लोग उनके अंडर में फिर कैंपेन, ये कौन सा फंक्शनिंग है, वे ऑफ फंक्शनिंग है? मुझे नहीं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश में आपके कर्णधार हैं और उसके बिना भाजपा का कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप खुलकर कहिए ना कि हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है और इनको हमको जिताकर प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये इफ एंड बट की पॉलिटिक्स, आपको भी लगता है कि बट की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, ये कहां तक जाएगा? बिल्कुल बात की बात मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। आज ये अच्छा मौका था, इसमें अनाउंस कर देना चाहिए था। और एक चीज बता दें, भाजपा में आज के डेट में मैं समझता हूँ, जाती तौर पर मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी की हैसियत से लेकिन इंडिविजुअल कर रहा हूँ, किसी की औकात आज के डेट में नजर नहीं आ रही है कि नरेंद्र मोदी का मुखालफत खुलेआम कर सके। इसलिए वो एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में उनको प्रधानमंत्री बना जा रहा है। जी त्यागी जी, आपको भी लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको काउंटर क्वेश्चन कर सके? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जरूरी नहीं है कि आप पर्दे के आगे आकर ही काउंटर क्वेश्चन करें, पर्दे के पीछे भी। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना मैंने समझा है अपनी राजनीतिक जीवन में, भारतीय जनता पार्टी में पर्दे के पीछे से डोरियां हैं वो आरएसएस के हाथ में होती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से डोरियों में वो कठपुतली बना के लोगों को नचाने का काम करते हैं, वह आरएसएस करती है। दूसरा यह है कि पर्दे के पीछे जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो अडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, जेटली जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, देखिए मैंने आपको 2004 का उदाहरण दिया, 1999 का उदाहरण दिया था आपको कि जिस टाइम उग्र हिंदुत्व की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो आज भी हिंदुत्व के कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेलने की कोशिश की है दोबारा से, जब उन्होंने मोदी जी ने एक विदेशी एजेंसी को कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं सोलंकी साहब, कृपया मेरी बात पहुंचाइएगा मोदी जी को कि राष्ट्रवादी होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी जाति से हो, धर्म से हो। ऐसे बहुत सारे मुसलमान नेता रहे हैं इस देश में। मैं एक शेर के रूप से, शेर के माध्यम से आपसे कह देना चाहता हूं, कह दीजिएगा मोदी जी को कि हमने मनाई जंग के मैदान में ईद तक, बंगाल के शिराज से अब्दुल हमीद तक, हमसे वफा की मांग है जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। बेगम हजरत महल मुस्लिम थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। बादशाह जफर मुस्लिम थे, लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की। मोदी एंटी मुस्लिम है, ये किसने कहा? त्यागी साहब, ये किसने कहा मोदी एंटी मुस्लिम है, ये किसने कहा? उन्होंने जब ये बात की कि मैं हिंदुत्व, देखिए मुझे करेक्शन करने का मौका दीजिए। हिंदुत्व जो है वो कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व जो है जीवन जीने की अवधारणा है, तौर तरीका है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू एक जाति है, वैदिक धर्म है, ठीक? यहाँ तो सहमत है ना मेरे से? वैदिक धर्म अलग चीज है। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। हिंदू कैसे मुद्दा अलग हो जाएगा? नहीं, आप ये मुझे बताइए, हिंदू एक जाति है। सोलंकी साहब प्लीज मैं एक बात बोल दूं आपको, वैदिक धर्म है जो आदिकाल से सनातन है। हमारे अब्बास साहब बैठे हैं, आप माइनॉरिटी से हैं, लेकिन जितने भी यहाँ लोग बाग बैठे हैं हिंदुत्व की अवधारणा लेकर के बैठे हैं, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। हिंदुत्व में कहीं भी इस देश में बौद्ध धर्म पल्लवित हुआ, इस देश में इस्लाम आया वो पल्लवित हुआ, इस देश में जैन धर्म पल्लवित हुआ, इस देश में हर वो व्यक्ति जो कि वहां से जो कि बाहर से पिट करके आया, लुट करके आया, उसको हमने शरण देने का सोलंकी जी से पहले मैं ये कह देना चाहता हूं, देश में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, ठीक है? और चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, इस्लाम के ऐसे बहुत सारे उदाहरण है माइनॉरिटी के, जिन लोगों ने अपनी जान पे कांग्रेस या दूसरी पार्टी
जानकारी खेले। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है? 2002 में जो हुआ गुजरात में जो 2002 में हुआ, गुजरात में देखा पूरी दुनिया में। अब्बास साहब, मैं बीजेपी की प्रवक्ता भी नहीं हूँ और बीजेपी का फेवर करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी बात जिसका कोई बुनियादी आधार ना हो, मैं आपको कहने की इजाजत नहीं आप कह सकते हैं बुनियादी आधार नहीं है। हिंदुत्व को जैसा जितना मैंने समझा, हिंदुत्व को जितना मैंने समझा, हिंदुत्व एक सहिष्णु धर्म है, कहना पड़ेगा, हिंदू सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और अगर हम इस राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, अगर हम इस राष्ट्र को बनाना चाहते हैं तो हमें हम पे विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे हिंदू में से मुसलमान, हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपकी बात पूरी तरह से सही है त्यागी जी। मैं सिर्फ एक प्रश्न यहाँ रखना चाहता हूँ इसमें प्रबुद्ध पैनल के बीच में कि सिर्फ मुसलमान के बारे में जब कोई बात होती है तब क्यों राजनीतिक दल भाजपा को भी छोड़, इंक्लूडिंग भाजपा भी क्यों सेकुलरिज्म का चोंगा पहन लेते हैं? देश में और भी जाति हैं, धर्म है। रणजीत सिंह सिख धर्म वो देश के लिए लड़े, सिख जो थे उसके खिलाफ आपने दंगे करवाए, आपने कहा कि एक पेड़ गिरता है तो मरते हैं। इस देश में ईसाई है, सभी हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा रखता है तो वो राष्ट्रवादी है। सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी नहीं है। मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, आप भी राष्ट्रवादी हैं, आप सब राष्ट्रवादी हैं, और जो इस चैनल को देख रहे हैं वो सब लोग राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के लिए मेरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए ना कि बाकी जो पार्टियां हैं, दल है, राजनीतिक दल है, कम्युनल नहीं हो जाते हैं? वो क्यों सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए या मुसलमानों की जो बात कोकराझार में जो हिंसा हुई, त्यागी जी, कोकराझार में हिंसा हुई तब आप लोग कुछ नहीं बोले। 18% मुस्लिम वोटों के लिए पूरी राजनीति पलट दी नीतीश जी ने, तब अब्बास जी आप लोग कुछ नहीं बोले। आप कहें, आपने कहा कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। मैं आपकी बात थोड़ी नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ क्या ये किसी अथॉरिटी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी है? आज बिहार में 23 या 25 नरेंद्र मोदी मानवता त्यागी साहब मुझे एक मिनट समय दीजिए जी। त्यागी साहब मुझे बहुत कम इसलिए कांग्रेस के दंगे नहीं है जो कराए, बोलते मैडम बोले मानवता के विरोधी नहीं है। कांग्रेस में भी आज बिहार में 23 या 25 बच्चे आप लोग मर गए। सारे के सारे नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जी नीतीश कुमार ने नहीं करवाया। मानती अब ना कि एक घटना हो गई, गुजरात में दंगा हुआ, हजारों मुसलमान मारे गए, तो क्या उस वक्त नहीं? तो आप क्यों नहीं कहते कि 1984 में दंगे हुए कांग्रेस जिम्मेदारी ले ले? नहीं, एंटी सिख हो गई कांग्रेस, ये क्यों नहीं कहते हैं? बात नहीं कर रहे, सबके आपने कहा कि सवाल नहीं, जब जिस सरकार का जो मुखिया होता है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज तक 2010 से आज तक 73 लिया जिम्मेदारी। मोदी जी ने कुछ दिन पहले आपको याद हो मीडिया में लगातार कुत्ते का पिल्ला तक का बचा क्या? जी नहीं, मुलायम सिंह के राज में कार सेवकों पे गोली चली थी, आपको भूल गए? मैं कंडेम करता हूँ। आप कहिए, किसी भी इंसान पर नरेंद्र मोदी ने तमाम दूसरे लोग भी जी हिंदू को सोलंकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी भी जाए इंसान की जान जाती है, मैं कंडेम करता हूँ। सोलंकी जी को हमें यहाँ जरूर सुनना चाहिए। जी कहें सोलंकी जी। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, अभी जो इलेक्शन हुआ है गुजरात के अंदर, जिसमें तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है जी, पूरे गुजरात के अंदर 19 विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं जी। उन 19 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं जी। भड़ूच एक ऐसा जिला है जो अहमद पटेल का जिला है, वहां पर 7 की 7 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और इसलिए जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम को देखिए, उनका जो मॉडल है उसको देखिए। क्या मुसलमानों के दुश्मन है या उनके? अरे बात जीतने की है, सरकार जीतने से ही बनती है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार में जो भी घटनाएं होती है जिम्मेदारी। आज तक 2000 से लेके 2002 से लेके 2013 तक अगर इन्होंने कहा कि ठीक है मेरे सरकार में गलती हुई, मैं सिर्फ क्षमा चाहता हूँ, आज ये नौबत नहीं आती मोदी जी की। उन्होंने कहा कि 2002 में जो हुआ उस पर मुझे अफसोस है। कहा मैडम, नहीं कहा अफसोस कहा। अग्निमा जी प्लीज, मुझे लगता है आपको यहाँ इंटरप्रेट कहा कभी जी। नहीं, मैं ना मोदी के पक्ष में हूँ ना कांग्रेस के, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बैंक के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही है। और देखिए बात है, हर पार्टी जाती है। आज बीजेपी, आज मुस्लिम वोट देने के लिए बीजेपी जो वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत संक्षेप में कहिएगा त्यागी जी, बहुत संक्षेप चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, जी जी। दंगे
कहीं भी हो जी, किसी भी सरकार के राज्य में हो जी, दंगे गलत होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जी, कौन किसी जी, का पाए जी। दंगे नहीं होने जी। चाहिए। ये 21वीं सदी का भारत है, बदलता हुआ भारत है, ये नौजवानों का भारत है। नौजवान जाति और धर्म को नहीं मान रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी आए, स्वागत है, लेकिन मोदी जी सबको साथ लेके चले, तब बात होती है, तब देश बनता है। लेकिन हम अगर आपसे कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो कांग्रेस के गुलदस्ते में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जाति और धर्म का समावेश है हम लोगों के पास। और हम लोग निश्चित रूप से एक बात कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 में जिस वक्त चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसके लिए मैं मुतमईन हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। चलिए, हम भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाकी जो नतीजे हैं वो जनता के हाथ में, और देखेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी हार किसकी जीत होती है। लेकिन फिलहाल टीम मोदी के ऐलान के साथ बीजेपी इस वक्त पूरी तरह उत्साहित है, इलेक्शन मोड में है और पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि आने वाले चुनावों में शायद मोदी के नेतृत्व में सत्ता का सिंहासन एक लंबे वनवास के बाद फिर से एनडीए के पास आएगा। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सत्यवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, हम लोग को बुलाया। धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।